हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन। इससे पहले बता दूं क्लास 10th 11th 12th एंड ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हर जगह ये चैप्टर यूज़ होगा और उसी के बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ दैट इट कवर्स ऑल द कंसेप्ट्स एट ऑल द लेवल्स राइट। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहले अगर नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो इसमें 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में और इंडिया 10th प्लेस पे आता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और यहाँ हमारे जो इंडिया है उसके पास 47,000 प्लांट स्पीसीज़ है जो कि पूरा 4th लार्जेस्ट है एशिया में। और प्लांट भी बहुत सारी डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में देखने को मिलती है प्लांट्स की। और एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूज़न की होती है, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, फौना का मतलब होता है एनिमल्स। और एक होता है वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज या वो वेजिटेशन जिसको हम ह्यूमंस ने अभी तक यूज़ ना किया हो, दैट इज़ वर्जिन वेजिटेशन। कंजर्वेशन की अगर बात करें फ्लोरा एंड फौना की, तो हमें हंटिंग, पोल्यूशन, एलियन स्पीसीज़, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, अगर हम ये सब चीज़ें छोड़ दें तो फ्लोरा एंड फौना ऑब्वियसली इट्स क्वाइट सेंसिबल कि कंजर्व हो जाए। क्योंकि हंटिंग करके जैसे हम एनिमल्स की हंटिंग कर रहे हैं तो उससे एनिमल्स कम होते जा रहे हैं। जैसे हमारे डायनासोर्स ख़त्म हो गए तो एक स्पीसीज़ ख़त्म ही हो गया ना। उसके अलावा पोल्यूशन के कारण भी इंसान तो हो ही रहे हैं बर्बाद, स्पीसीज़ और भी जो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं वो भी हो रही हैं और हम इंसान भी एक स्पीसीज़ ही हैं फॉर इन्फॉर्मेशन। एलियन स्पीसीज़ भी एक ज़िम्मेदार हैं फ्लोरा एंड फौना के ख़त्म होने का। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो आपको पता है ये डिफॉरेस्टेशन से कितनी प्रॉब्लम होगी। हमें ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाएगी और हमारा इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन फैलाएगा उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अल्ट्रा वायलेट रेज़ नुकसान करेंगी ज़्यादा, कैंसर के कारण बढ़ जाएंगे, स्किन कैंसर होने का ख़तरा हो जाएगा। सो दिस इज़ वाई दी स्टेप कुड बी टेकन टू सेव कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ऑल राइट। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं हमारे वेजिटेशन को, स्पीसीज़ को या फ्लोरा एंड फौना को सेव करने के लिए। जैसे कि 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए, बोटैनिकल गार्डन्स बनाए गए। पहले जब मैं अपने कॉलेज में गई थी तो बोटैनिकल सब्जेक्ट सुना था मैंने, तो उधर गार्डन जो था ना उधर काफ़ी अलग अलग तरीके के, जैसे नॉर्मली तो प्लांट्स हम देखते हैं तो आम, अमरूद ये सब देखते, ठीक है। तो वहाँ जब मैं अपने गार्डन जब फ्री लेक्चर होता था तो मेरे बिल्डिंग के पास था तो मैं वहाँ जाती थी बोटैनिकल गार्डन के। वहाँ लिखा भी था पर मुझे समझ में नहीं क्या, मुझे लगा शायद ऐसे ही कुछ होगा, तो मुझे तब ये चीज़ समझ में नहीं आई थी। लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ पे काफ़ी एक्सप्लोर किया था, क्योंकि वैराइटीज़ ऑफ स्पीसीज़ इन प्लांट्स थे वहाँ पे, तो फिर जब मैं इसको पढ़ रही थी अभी तो एकदम से मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक हो गया। तो शायद सही कहते हैं कोई लोग कि जब आप एक्सप्लोर करते हैं दुनिया के अंदर, जैसे बाहर जाके चीज़ें देखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हमेशा याद रहती है वो चीज़। फिर आप अचानक से कैच करते हैं जब आप कहीं पढ़ रहे होते कि येस दैट वाज द थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट डे और सो राइट। तो मुझे फिर ये कॉन्सेप्ट आज जब मैं पढ़ रही थी तो ऐसे समझ में आया, क्योंकि ये मैंने पूरा रियलिटी मैनर देखा हुआ है राइट। सो बोटैनिकल गार्डन भी एक स्टेप है टू सेव नेचुरल वेजिटेशन एंड टू सेव द स्पीसीज। और बोटैनिकल गार्डन इंडिया में 1992 से ही चल रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर किया गया, प्रोजेक्ट डायनासोर्स और प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर। इन ये सब जो स्पीसीज़ है इनको भी ख़तरा है, जैसे डायनासोर्स ख़त्म हो गए तो इन सब स्पीसीज़ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट डायनासोर्स, प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ताकि इनको सेव कर सके। 89 नेशनल पार्क्स हैं हमारे इंडिया में। इसके अलावा 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। जूलॉजिकल गार्डन बनाए गए। सुंदरबन जो है हमारा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तराखंड में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, नीलगिरी केरला में, कर्नाटका और तमिलनाडु तीनों जगह है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो जो हमारा बायोडाइवर्सिटी होता है इसके 3 फैक्टर्स होते हैं। तो कौन से होते हैं? रिलीफ, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर बात करें इसके 3 फैक्टर जो होते हैं, डाइवर्सिटी के 3 फैक्टर होते हैं, रिलीफ, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले देखते हैं रिलीफ क्या होता है। रिलीफ की अगर बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले लैंड का सबसे ज़्यादा आपको पता है। लैंड भी अलग तरीके के होते हैं, जैसे वेस्ट लैंड, फैलो लैंड, फर्टाइल लैंड, अनफर्टाइल लैंड। तो ये वैराइटीज़ होती है, ग्रास लैंड, वुड लैंड। तो फर्टाइल लैंड ऑब्वियसली इट्स यूज फॉर एग्रीकल्चर, चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। वहीं पे अगर बात करें अनफर्टाइल और रफ टेरेंस की, तो वहाँ पे ग्रास लैंड, वुड लैंड, वाइल्ड लाइफ शेल्टर ये सब
किया जा सकता है और करते भी हैं। क्या मतलब वहाँ पे शेल्टर वगैरह बनाया जाता है जानवरों का रफ़ टेरेन्स में। सॉइल की बात करें तो जाहिर सी बात है सॉइल भी अपने अपने अलग अलग टाइप की होती है, तो वहाँ पे अलग अलग स्पीसीज़ एग्जिस्ट करेंगे, सेंसिबल चीज़ है। तो जैसे जो सैंडी सॉइल होती है वहाँ पे कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस देखने को मिलेंगे। वेट सॉइल जो होती है वहाँ पे मार्शी, डेल्टिक, जो वेट, मार्शी और डेल्टिक, ये तीनों टाइप की जो सॉइल होंगी यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट, डेल्टिक वेजिटेशन, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर बात करें हिली स्लोप की तो वहाँ पे कॉनिकल ट्रीज देखने को मिलती हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट लैंड विच कम्स इन रिलीफ, राइट, लैंड एंड सॉइल। देन नेक्स्ट इज climate. Let's see what climate means. So climate basically is all about like temperature. तो टेम्परेचर आपको पता है कि जैसे जब ठंड आता है तो हम देखते हैं कि कश्मीर और शिमला में एकदम बिल्कुल ही माइनस चला जाता है और बाकी एरियाज़ में थोड़ा मॉडरेट रहता है, राइट। सो टेम्परेचर ऑब्वियसली मैटर करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन, और उसी अकॉर्डिंग जो हमारी स्पीसीज़ है, चाहे वो ह्यूमन स्पीसीज़ हो, फ्लोरा हो, फौना हो, वैसे ही रिएक्ट करते हैं, राइट। अब जैसे अगर हम मान लो कि स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम गर्म कपड़े ही लेके जाएंगे ना, और अगर किसी गर्म कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली हम कुछ कंफर्टेबल ही लेके जाएंगे, जैसे शॉर्ट्स वगैरह, राइट, तो या फिर कॉटन के कपड़े। तो टेम्परेचर की अगर बात करें तो along ह्यूमिडिटी इन एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल एक टेम्परेचर को नापने तोलने में। सनलाइट की बात करें तो लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीज़न और ड्यूरेशन की वजह से, जो ड्यूरेशन ऑफ डे होता है हमेशा जो है सनलाइट डिफरेंट होता है। जैसे अंटार्कटिका है वहाँ पे सीजनल वे में होता है, जैसे समर में हमेशा ही दिन रहेगा और ठंड में हमेशा रात रहेगा। तो उसी तरीके से वो कह रहा है कि लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीज़न और ड्यूरेशन पे बेस्ड होता है कि सनलाइट हमेशा होगी कि नहीं होगी, किस रीज़न में होगी, किस रीज़न में नहीं होगी। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स, राइट। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेन, सो डोंट गेट कंफ्यूज, और रेन और प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन के अगर जहाँ पे हैवी रेन एरिया होता है वहाँ पे डेंस वेसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको। साउथ वेस्ट मानसून जो है जून टू सितंबर में होता है, और ये रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून में रिट्रीट हो जाता है, बदल जाता है। इकोसिस्टम की बात करें तो प्लांट और एनिमल जब इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब आपस में डिपेंडेंट होते हैं, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं, जहाँ पे आपको प्लांट और एनिमल दोनों साथ में देखने को मिले, ठीक है। तो इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज either plant or animal, these two species are very important for human being as well. Like for human species it's also necessary, like from cow we get what, जैसे मिल्क मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स इतने सारे बनते हैं फ्रॉम उससे, जैसे हम चिकन मिलता है हमें, इसके अलावा रेड मीट खाते हैं हम गोट का, इसके अलावा और क्या होता है, प्लांट से डिफरेंट सब्जीज़ होती हैं। तो वो सब क्या है, ये स्पीसीज़ जितनी रहनी ज़रूरी है उतना हम लोगों के लिए सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं इट विल अफेक्ट द ह्यूमन स्पीसीज सो मच दैट दे विल स्टार्ट गेनिंग लाइक बीइंग मिस्टर इंडिया काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस बात करें, फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले रिन्यूएबल सोर्स होता है फॉरेस्ट, एंड इट मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट को मेंटेन करता है, सॉइल इरोजन को मेंटेन करता है और स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट करता है। इंडस्ट्रीज़ की वैरायटी, जैसे डिफरेंट जगह पे आप इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हो उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग, और लाइवलीहुड ध्यान देता है, जैसे बहुत सारे ट्राइब्स वाले जो लोग हैं वो जाके रहते हैं, who don't get land in a plain surface, so they go to forest and get settled there. तो लाइवलीहुड के लिए भी फॉरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा सीनिक व्यू, ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात, माउंटेन हो, लीक्स हो या सी हो या फॉरेस्ट हो, हम कैसे एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, व्यूज़ तो ऑब्वियसली दे आर द मेन मोटिव ऑफ इट। तो सीनिक व्यू ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंस। कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेनफॉल, विंड फोर्स और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है फॉरेस्ट, और बरसात लाता है रिमझिम, ठीक है ना, और शेल्टर देता है वाइल्ड लाइफ को, जो जंगली जानवर होते हैं उनके लिए घर है उनका, क्या, फॉरेस्ट। टाइप ऑफ वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, montane forest, mangrove forest. Here I haven't explained this because this is so important either for exam
of a school's level, or it is very 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 important for the exam of competitive level like UPSC, BPSC. So I'm gonna just make a deep video, matlab all the information will be gathered in it, so that you can't miss any concept, because it's really important. In prelims it plays a very important role, and in mains as well. So this I'm going to be making a separate video and make you understand, right? So here just get the name of it, that what type of vegetation do we have in India. Here I'm talking about our India, right? Next is wildlife. You know wildlife, what is that? जंगली जानवर, या फिर जो जानवर वगैरह एनिमल्स जो होते हैं, जंगली जानवर सॉरी। तो 2000 है हमारे इंडिया के कंप्लीट, एंड बर्ड स्पीसीज़ 2000 बर्ड स्पीसीज़ है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें तो इंडिया 13 पोजीशन पे आता है स्पीसीज़ में, मतलब कि 13th लेवल पे हमारे पास सबसे ज़्यादा बर्ड स्पीसीज़ है। 2546 फिश स्पीसीज़ हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल पे 12% बना, 20 नहीं 12, और 5 to 8% जो फ़िश हैं वो है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। एलिफेंट की बात करें तो ये हॉट वेट फॉरेस्ट में मिलता है, असम में, कर्नाटका में, केरला में। एंड वन हॉर्न राइनासोर्स की बात करें तो इट्स स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ एशियन, असम एंड वेस्ट बंगाल में मिलता है, ठीक है ना। क्या राइनासोर्स, वन हॉर्न, एक हॉर्न वाला। रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। तो वाइल्ड ऐश और कैमल्स जो है थार में मिलते हैं, हमारे राजस्थान। इंडिया जो है, रन ऑफ कच्छ जो है आपका राजस्थान में आएगा। इंडिया एक, याद रखिएगा, हमारी कंट्री इंडिया सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे टाइगर एंड लॉयन साथ में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर बात करें कि लॉयन कहाँ पे होते हैं इंडिया में, तो गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है, वहाँ पे आपको लायन देखने को मिलेगा, शेर। टाइगर की बात करें तो MP सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टाइगर। रिवर लेक्स कोस्टल एरिया में आपको मिलते हैं क्या, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, ये सारी चीज़ें। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेचुरल वेजिटेशन, एंड आई एम श्योर दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ गुड मैनर, एंड आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा तो दोबारा वीडियो देखिए, हो जाएगा, बिकॉज इट्स एक्सप्लेन कम्प्लीटली। एंड ऑल्सो या समथिंग इज़ लेफ्ट, there is also government intervention which says state forest report, जो कि 2011 में गवर्नमेंट ने सर्वे किया होगा, तो 21.05% हमारे पास है क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें 1972 में इंडिया में बनाया गया था। गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है, वहाँ पे लास्ट हैबिटेट है एशियाटिक लायन का, सिर्फ इंडिया में गिर फॉरेस्ट में ही आपको एशियाटिक लायन देखने को मिलेंगे। तो नाउ दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटेड, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।